सोचिए कि आप किसी छोटी सी टी शॉप पर बैठे हैं। बाहर की हल्की खुशबू आ रही है। एक आदमी अपने छोटे से स्टॉल पर पेन और नोटबुक बेचता है और किसी दूसरी तरफ कोई लड़का अपने फ्रीलांसिंग गिग्स के लिए लैपटॉप खोलकर काम कर रहा है। आप देखते हैं कि हर कोई किसी न किसी तरह की वैल्यू दे रहा है। कोई पैसा कमाने की कोशिश कर रहा है, कोई अपना समय बेच रहा है, तो कोई अपनी स्किल से दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। यही पूरी दुनिया का बिजनेस है, छोटा बड़ा, ऑनलाइन या ऑफलाइन। और जॉश कॉफमन की किताब द पर्सनल एमबीए इन सब से जुड़ी बेसिक ट्रूथ्स बताती है। ये ट्रूथ्स इतने प्रैक्टिकल हैं कि अगर आप इन्हें समझकर रोज़मर्रा अप्लाई करें तो आपकी थिंकिंग, चॉइसेस और आउटकम्स सब बदल जाएंगे। आज मैं आपको ये ट्रूथ्स कहानी के ज़रिए बताऊंगा ताकि आप खुद महसूस कर सकें कि ये कितने बेहद प्रैक्टिकल हैं। हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है नमन। नमन एक एवरेज सा नौजवान है। ग्रेजुएशन के बाद उसने कॉरपोरेट जॉब की, ठीक ठाक तनख्वाह, पर दिल में बहुत बेचैनी। उसके अंदर हमेशा यही ख्वाहिश रहती कि वो कुछ अपना करे, कुछ मीनिंगफुल। पर डिग्री नहीं थी और महंगा एमबीए भी अफोर्ड नहीं कर पाया। उस मोड़ पर आकर उसे एक नई दिशा मिली। किसी दिन उसने द पर्सनल एमबीए को पढ़ा नहीं बल्कि सुना। हर छोटा विचार, हर प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट उसके भीतर कहीं गहराई तक उतरता चला गया। उसे एहसास हुआ, अरे ये तो वही चीजें हैं जिन्हें मैं रोज जिंदगी में जी रहा था, बस नाम नहीं दिया था। किताब ने एक बात साफ कर दी, बिजनेस की असली समझ क्लासरूम की डिग्री से नहीं बल्कि रोज के फैसलों, सोचने के तरीकों और काम करने की आदतों से बनती है। यहीं उसने ठान लिया, मैं अपना खुद का पर्सनल एमबीए तैयार करूंगा। रास्ता अब धुंधला नहीं था, दिशाएं सामने थीं और अब उसी अनुभव की परत दर परत कहानी मैं आपके सामने रख रहा हूं। किसी भी बिजनेस या करियर को समझने के लिए 5 कोर एलिमेंट्स जानिए। वैल्यू, मार्केट, डिलीवरी, सेल्स और कैश। इन पांचों को समझकर और अप्लाई करके आप किसी भी आइडिया को वैलिडेट कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं और सस्टेनेबल बना सकते हैं। अब हम हर एलिमेंट को गहराई से एग्जाम्पल्स और नमन की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के साथ समझेंगे। एक, वैल्यू का कोर सवाल, आप जो बना रहे हैं वो किस रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सबसे पहले यह सोचिए कि आपने किसी कैफे से कॉफी क्यों ली, क्योंकि वो कैफीन देती है, या बिकॉज इट सॉल्व्ड अ प्रॉब्लम, सुबह की नींद, मीटिंग का एक्सक्यूज, दोस्त से मिलने की जगह। वैल्यू का मतलब वही रियल यूटिलिटी है जो आप कस्टमर को देते हैं। कॉफमैन बार बार कहते हैं, बिजनेस तब चलती है जब आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो और वह प्रॉब्लम इतनी मीनिंगफुल हो कि लोग उसके लिए पैसे दे दें। नमन ने देखा कि कॉलेज स्टूडेंट्स टाइम मैनेजमेंट के लिए परेशान रहते हैं। डेडलाइंस, सबमिशंस, पार्ट टाइम वर्क, उनका टाइम मैनेज नहीं होता। नमन ने वहां एक स्मॉल डिजिटल प्लानर आइडिया देखा, सिंपल इंटरफेस, टेलर्ड फॉर कॉलेज लाइफस्टाइल। वह कोई मजेदार नया कॉन्सेप्ट नहीं था, पर उसने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, लैक ऑफ टाइम ऑर्गेनाइजेशन, और समझा कि अगर प्रोडक्ट उसी प्रॉब्लम को हल करे तो लोग पे कर सकते हैं। यहाँ जरूरी बात, वैल्यू को न ओवर कॉम्प्लिकेट करें। वैल्यू का कोर क्वेश्चन हमेशा वही है, आप किस दर्द को कम कर रहे हैं और क्या वह दर्द इतना है कि लोग पैसा देने को तैयार हैं। 2, मार्केट, कौन खरीदेगा और क्या वे पे करेंगे। वैल्यू समझ लेने के बाद अगला बड़ा सवाल है, कौन सा मार्केट उन लोगों के लिए एग्जिस्ट करता है जो आपकी वैल्यू को पे कर सकते हैं। कॉफमैन की प्रैक्टिकल एडवाइस सिंपल है, मार्केट रिसर्च रॉकेट साइंस नहीं, यह ऑब्जर्वेशन, बातचीत और एक्सपेरिमेंट्स हैं। नमन ने सिर्फ गेस नहीं किया, उसने कैंपस पर सर्वेस किए, फ्रेंड्स से पूछा, ऑनलाइन स्टूडेंट ग्रुप्स में बातचीत की। वह जान गया कि सिर्फ स्टूडेंट्स ब्रॉड कैटेगरी यूजलेस है, उसे नीश डिफाइन करना पड़ा। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर प्लेसमेंट्स थे, जिनके पास पैसे भी थे और अर्जेंसी भी। यही इंसाइट उसे स्केलेबल मार्केट मिली। एक और इंपॉर्टेंट बात कॉफमैन कहते हैं, मार्केट दैट वांट्स योर सॉल्यूशन एंड कैन पे इज व्हाट मैटर्स। सिर्फ नीड होना काफी नहीं है,
पे करने की कैपेसिटी और डिज़ायर भी ज़रूरी है, इसलिए टेस्टिंग ज़रूरी है। लैंडिंग पेज बनाइए, प्री ऑर्डर ऑफर रखिए या कोई लो कॉस्ट ऐड रन करिए। जीवंत फीडबैक यही देगा कि मार्केट मौजूद है या नहीं। 3. डिलीवरी। आप अपना वादा कैसे पूरा करते हैं? अब जब आपने वैल्यू और मार्केट तय कर लिया, अगली चुनौती है कि आप यह वॉल्यू रिलायबली और एफिशिएंटली डिलीवर कैसे करेंगे। कॉफमन कहते हैं कि सिस्टम्स बनाना जरूरी है ताकि एक्सपीरियंस रिपीटेबल रहे। नमन ने देखा कि पहले कुछ ऑर्डर्स में डिलेज आए, कंफ्यूजन हुई, रीफंड्स मांगने लगे। उसने सिंपल सिस्टम्स लगाए, टेम्पलेट्स फॉर ऑनबोर्डिंग, चेकलिस्ट्स फॉर डिलीवरी, ऑटोमेटेड ईमेल्स फॉर कॉन्फर्मेशंस। उसने खुद को पूछना शुरू किया, क्या यह प्रोसेस स्केलेबल है? अगर डिमांड डबल हो तो क्या होगा? डिलीवरी का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट शिप करना नहीं, ये कस्टमर एक्सपीरियंस का हर टच पॉइंट है। साइन अप, यूजर ऑनबोर्डिंग, कस्टमर सपोर्ट, डिलीवरी टाइमिंग, रीफंड पॉलिसीज, इन सब का कंसिस्टेंट होना जरूरी है। सिस्टम्स थिंकिंग का यह पहलू कॉफमन बार बार एम्फसाइज करते हैं। केओस कम करने के लिए रिपीटेबल प्रोसेसेस बनाओ और उन्हें इम्प्रूव करते रहो। 4. सेल्स। बेचना दया नहीं, हेल्प करना है। बहुत लोग सेल्स को नेगेटिव तरीके से देखते हैं, जैसे कि फोर्स करना या ट्रिक करना। कॉफमन ये मानते हैं कि सेल्स असल में लोगों को अच्छी डिसीजन लेने में मदद करने का तरीका है। नमन ने अपने सेल्स को बदल कर देखा जब उसने प्रोडक्ट की यूटिलिटी क्लियर, रियल टेस्टिमोनियल्स दिखाए और कस्टमर की ऑब्जेक्शंस को एम्पैथी से सुना, तभी सेल नेचुरल तरीके से होने लगी। उसकी सेलिंग टेक्निक ट्रांजैक्शनल से रिलेशनल बनी। पहले तो वो सिर्फ फीचर्स बताता था, अब वो बेनिफिट्स, यूज केसेस और इमोशनल आउटकम्स बताने लगा। इससे कन्वर्जन बेटर हुआ और चर्न घटा। कॉफमन की टीचिंग ये है, सेलिंग इज अबाउट क्लैरिटी एंड अलाइनमेंट, हेल्प पीपल चूज व्हाट फिट्स देम, नॉट सेल देम समथिंग यूजलेस। और 5. कैश, पैसा और उसका सही हिसाब। कॉफमन कहते हैं कि कैश फ्लो किसी भी बिजनेस की लाइफ लाइन होता है। नमन ने धीरे धीरे समझा कि रेवेन्यू आना और प्रॉफिट बनना दो अलग बातें हैं। शुरुआती दिनों में उसने कमाए हुए सारे पैसे वापस बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दिए। ग्रोथ तो दिख रही थी, लेकिन एक दिन अचानक कैश क्रंच आ गया, बिल देने के लिए पैसा नहीं था। कॉफमन की सीख बहुत प्रैक्टिकल है। अपने यूनिट इकोनॉमिक्स समझो, मार्जिन्स ट्रैक करो और ये जानो कि तुम्हारी रनवे कितनी है। नमन ने बेसिक से शुरुआत की। एक सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस स्प्रेडशीट, अपनी कैश रनवे कैलकुलेट करना और हर महीने का बर्न रेट ट्रैक करना। उसे समझ आया कि थोड़ा सा कैश बफर रखना, इनवॉइस टाइमिंग सही रखना और पेमेंट्स जल्दी कलेक्ट करना, ये छोटी बातें नहीं बल्कि सर्वाइवल स्किल्स हैं। यही फाइनेंशियल डिसिप्लिन किसी भी वेंचर को मुश्किल वक्त में जिंदा रखती है। कॉफमन की साफ चेतावनी है, ग्रेट आइडियाज भी कैश की कमी से मर जाती हैं, इसलिए कैश मैनेजमेंट को कभी इग्नोर मत कीजिए। जब नमन ने ये 5 कोर एलिमेंट्स समझ लिए, तब उसने अगली बड़ी चीज सीखी, सिस्टम्स थिंकिंग। एक बिजनेस बस अलग अलग छोटे पार्ट्स का जोड़ नहीं होता, ये एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम होता है। अगर आप मार्केटिंग तो बढ़ा दें, लेकिन डिलीवरी कमजोर हो तो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू अपने आप गिर जाएगी। अगर सेल्स बहुत एग्रेसिव कर दी लेकिन मार्जिन्स नेगेटिव हैं, तो बिजनेस ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। कॉफमन कहते हैं कि असली ग्रोथ तब आती है जब आप फीडबैक लूप्स बनाते हैं। कस्टमर फीडबैक को प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट्स में बदलना, ज़रूरी मैट्रिक्स ट्रैक करना और स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स करके बार बार इटरेट करना। नमन ने हर हफ्ते एक मैट्रिक्स मीटिंग शुरू की। कन्वर्जन रेट, CAC, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, चर्न रेट और लाइफ टाइम वैल्यू। ये नंबर सिर्फ डेटा नहीं थे, इन्होंने उसे साफ डायरेक्शन दी कि कहाँ ऑप्टिमाइज करना है और क्या बदलना है। यही सिस्टम्स लेवल अप्रोच धीरे धीरे नमन को सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ ले जाने लगी। लर्निंग, मेंटल मॉडल्स और डिसीजन मेकिंग। कॉफमैन बार बार एक ही बात दोहराते हैं, मेंटल मॉडल्स की पावर। किताब में वो समझाते हैं कि रोज आने वाले ट्रिकी डिसीजंस को सही लेने के लिए कुछ बेसिक फ्रेमवर्क्स बहुत काम आते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल यूटिलिटी, सेकंड ऑर्डर थिंकिंग, इन्वर्जन वगैरह। नमन ने हर डिसीजन से पहले खुद से पूछना शुरू किया,
अगर मैं ये करूं तो इसके बदले मैं क्या नहीं कर पाऊंगा? क्या ये डिसीजन फ्यूचर में नई प्रॉब्लम्स तो नहीं लाएगा? धीरे धीरे उसकी चॉइसेस ज़्यादा शार्प और क्लियर होने लगी। कॉफमैन का लॉजिक बिल्कुल प्रैक्टिकल है। सिर्फ नॉलेज जमा करने से कुछ नहीं होगा अगर आप फ्रेमवर्क्स के साथ सोचना नहीं सीखते। इसलिए उनका पूरा फोकस है ऐसे सिंपल और यूनिवर्सल मॉडल्स पर जिन्हें आप रोजमर्रा की जिंदगी में यूज कर सकें। द पर्सनल MBA साफ कहती है, किताबें यूजफुल हैं लेकिन एक्शन उससे भी ज्यादा जरूरी है। कॉफमैन रिकमेंड करते हैं डिलिबरेट प्रैक्टिस। छोटी छोटी हाइपोथेसिस बनाइए, उन्हें टेस्ट कीजिए और रिजल्ट्स के हिसाब से इटरेट कीजिए। नमन ने सिर्फ पढ़कर नहीं छोड़ा, उसने एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए, एक लैंडिंग पेज बनाया, 50 लोगों से इंटरव्यूज़ किए, प्राइसिंग 3 अलग अलग लेवल्स पर टेस्ट की और डिलीवरी टाइमिंग्स बदल कर इम्पैक्ट मेजर किया। इस साइंटिफिक अप्रोच ने उसकी लर्निंग कर्व फास्ट फॉरवर्ड कर दी। कॉफमैन कहते हैं, अपनी आइडियाज़ को एक्सपेरिमेंट्स की तरह ट्रीट करो, प्रोमिसेस की तरह नहीं। एंटरप्रेन्योरशिप हो या पर्सनल ग्रोथ, ये माइंडसेट पूरा गेम बदल देता है। मार्केटिंग और पोजीशनिंग। स्टोरी ड्रिवन ब्रांड बनाओ। कॉफमैन के लिए मार्केटिंग का मतलब सिर्फ एड्स चलाना नहीं है। उनके हिसाब से मार्केटिंग का असली काम है आपके ब्रांड की स्टोरी को बार बार याद दिलाना। नमन ने अपने प्रोडक्ट की कहानी सुनानी शुरू की। क्यों उसने ये बनाया, किस पेन से ये आइडिया निकला और कैसे ये लोगों की लाइफ आसान करेगा। टेस्टिमोनियल्स, यूजर स्टोरीज और बिहाइंड द सीन्स पोस्ट से उसने ऑथेंटिसिटी बिल्ड की। यहीं से ब्रांड बनता है। कॉफमैन एक और इम्पॉर्टेंट बात बताते हैं, पोजिशनिंग मैटर्स मोर देन प्राइस। जब आप खुद को कंपेटिटर्स से अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं तो लोग आपके प्रोडक्ट को बेटर समझते हैं और हायर प्राइस भी जस्टिफाई कर पाते हैं। नमन ने समझ लिया, चीप होना वैल्यू नहीं होता, राइट पोजिशनिंग से रियल वैल्यू दिखती है। नेगोशिएशन, विन विन की कला। कॉफमैन नेगोशिएशन को कभी भी जीरो सम गेम नहीं मानते। उनके लिए नेगोशिएशन का मतलब है दोनों साइड्स के लिए बेस्ट पॉसिबल आउटकम निकालना। नमन ने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के साथ डील्स करते वक्त यही प्रिंसिपल्स अप्लाई किए। क्लियर कम्युनिकेशन, मल्टीपल ऑप्शंस क्रिएट करना और अपनी BATNA ना यानी बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड अग्रीमेंट को समझना। रिजल्ट, बेटर कॉन्ट्रैक्ट्स और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स। सिंपल शब्दों में नेगोशिएशन है एम्पैथी प्लस क्लैरिटी, जहां रिस्पेक्ट दोनों तरफ से फ्लो करती है। एंटरप्रेन्योरशिप की साइकोलॉजी, इल्यूजन और डिसिप्लिन। कॉफमैन कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप बाहर से जितनी ग्लैमरस दिखती है, अंदर से उतनी आसान नहीं होती। यहाँ बहुत सारी इल्यूजन्स होती हैं। पैशन जरूरी है, लेकिन पैशन अलोन कभी इनफ नहीं होता। नमन ने खुद महसूस किया कि जैसे ही इनिशियल एक्साइटमेंट खत्म होती है, अगर डिसिप्लिन, सिस्टम्स और प्रॉपर फीडबैक लूप्स नहीं हो तो प्रोजेक्ट धीरे धीरे फेड होने लगता है। कॉफमैन यही वार्न करते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स को रियलिस्टिक माइंडसेट रखना चाहिए। फेलियर्स से सीखो, आगे बढ़ो और अपने ईगो को पीछे रखो। यही मैच्योरिटी नमन की सबसे बड़ी एसेट बनी। उसने अपनी आइडेंटिटी सिर्फ एंटरप्रेन्योर मानने की जगह खुद को एक प्रॉब्लम सॉल्वर समझना शुरू किया और वहीं से उसकी रियल ग्रोथ शुरू हुई। लिमिटेशंस और क्रिटिक्स। किताब कहाँ कम पड़ती है। सच ये है कि द पर्सनल MBA हर किसी के लिए परफेक्ट पाथ नहीं है। कुछ इंडस्ट्रीज और कंपनीज में फॉर्मल MBA की वैल्यू आज भी होती है, जैसे नेटवर्किंग, कैंपस प्लेसमेंट्स और फॉर्मल क्रेडेंशियल्स। कॉफमैन खुद भी मानते हैं कि कुछ स्पेसिफिक करियर्स में डिग्री जेन्युइनली फ़ायदा देती है, लेकिन उनकी मेन बात यह है कि कोर बिजनेस थिंकिंग आप बिना डिग्री के भी सीख सकते हैं। बहुत से लोगों के लिए यह एक ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और प्रैक्टिकल राउट बन जाता है। नमन ने इसी पर्सपेक्टिव को अपनाया। उसने डिग्री की कमी को क्यूरियोसिटी, एक्सपेरिमेंटेशन और मेंटरशिप से कॉम्पनसेट किया। अब थोड़ा रियल प्रैक्टिकल काम करते हैं, वही एक्सरसाइजेस जो आपने नमन को करते हुए देखा है और आप भी आज से स्टार्ट कर सकते हैं। 1. वैल्यू हाइपोथेसिस। क्या आप सही समस्या हल कर रहे हैं? क्यों ज़रूरी? बिना वैलिडेटेड वैल्यू के आप सिर्फ उम्मीदों पर प्रोडक्ट बनाते हैं। लोग शायद इंटरेस्ट दिखाएं पर पे ना करें। तुरंत फायदा, प्री ऑर्डर / साइन अप से
आपको रियल कस्टमर सिग्नल मिलता है, लगता है आपकी बात बिकती है या नहीं। क्या करें? एक सादा लैंडिंग पेज प्लस WhatsApp/Google फॉर्म लिंक बनाइए, 10 से 50 लोगों से वैलिडेट करें, 2 हफ्ते में डिसीजन लें। तो CAC टेस्ट, ग्राहक लाने का असली खर्च समझिए। क्यों जरूरी? हर ग्रोथ चैनल का कॉस्ट अलग होता है, जो दिखता है सस्ता अक्सर लॉन्ग टर्म महंगा पड़ता है। तुरंत फायदा, आप जान पाएंगे किस चैनल पर पैसे लगाकर असल में लाभ मिलेगा। क्या करें? 3 छोटे छोटे कैंपेन्स चलाइए, 500 से 2000 रुपए तक हर एक। कन्वर्जन्स ट्रैक करें, CAC बराबर टोटल स्पेंड बटे कन्वर्जन्स। 3 यूनिट इकोनॉमिक्स पर सेल प्रॉफिटेबिलिटी की गारंटी। क्यों जरूरी? बिना पॉजिटिव मार्जिन के वॉल्यूम बढ़ाना घाटे बढ़ाने जैसा है। तुरंत फायदा, पता चलता है कौन सी आइटम प्रॉफिटेबल है, कौन सी नहीं। प्राइसिंग और रेसिपीज तुरंत एडजस्ट हो सकती हैं। क्या करें? सिंपल स्प्रेडशीट बनाइए, प्राइस, इंग्रेडिएंट कॉस्ट, लेबर पर आइटम, पैकेजिंग, ओवरहेड एलोकेशन, ग्रोस मार्जिन। लक्ष्य, ग्रोस मार्जिन ग्रेटर देन और इक्वल टू 30% कम से कम। 4 ऑनबोर्डिंग फनल, पहला अनुभव तय करता है रिटेंशन। क्यों जरूरी? ज्यादा लोग फर्स्ट परचेस के बाद लौटते नहीं हैं। अगर पहला एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो दोबारा आएंगे। तुरंत फायदा, छोटे छोटे UX फिक्सेस यानी फास्टर डिलीवरी, क्लियर इंस्ट्रक्शंस, थैंक यू मैसेज रिटेंशन बढ़ाते हैं। क्या करें? साइन अप से लेकर ऑर्डर, डिलीवरी और फर्स्ट यूज तक पूरे यूजर फ्लो को मैप करिए। जहां जहां यूजर को फ्रिक्शन महसूस हो सकता है, उन पॉइंट्स को पहचानिए और फिर 1 से 2 क्विक फिक्सेस तुरंत अप्लाई करिए। 5 30 डे लर्निंग स्प्रिंट, डिसिप्लिन प्लस फीडबैक लूप। क्यों जरूरी? सस्टेन्ड फोकस्ड एक्शन ही लर्निंग को एक्सेलरेट करता है। एक एक छोटे एक्सपेरिमेंट से ओवरऑल प्रोडक्ट मार्केट फिट दिखता है। तुरंत फायदा, हर हफ्ते मेजरेबल इंप्रूवमेंट देखेंगे। कन्वर्जन, रिपीट रेट, मार्जिन्स, काफी कुछ सुधरने लगेगा। क्या करें? रोज 30 मिनट पढ़ना प्लस 60 मिनट एक्सपेरिमेंट्स, वीकली रिव्यू हर रविवार। बॉटम लाइन, ये एक्सरसाइजेस सिर्फ एकेडमिक नहीं है, ये प्रैक्टिकल रिस्क रिडक्शन टूल्स हैं। जॉश कॉफमन का कोर संदेश यही है, स्मॉल फास्ट चीप एक्सपेरिमेंट्स प्लस मेजरमेंट इक्वल्स लेस लक मोर स्किल। मीना ने इन्हें करके ही अपने कफे को स्थिर और स्केल एबल बनाया। अब थोड़ा सा लंबा और गहराई वाला हिस्सा आता है, माइंडसेट शिफ्ट का। आखिर पर्सनल MBA इतना इफेक्टिव क्यों है? कॉफमन की किताब की सबसे बड़ी ताकत है एम्पावरमेंट। ये किताब आपको ये एहसास दिलाती है कि सीखने के लिए किसी फैंसी डिग्री या फॉर्मल क्लासरूम की ज़रूरत नहीं। आप खुद सीख सकते हैं, खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर्मल एजुकेशन का अपना फ़ायदा होता है, स्ट्रक्चर्ड सिलेबस, पीयर नेटवर्क, मेंटर्स। लेकिन पर्सनल MBA आपको ऑटोनॉमी देता है। आप अपनी पेस पर, अपने कॉन्टेक्स्ट में, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के साथ सीखते हैं। कॉफमन का पूरा फोकस है प्रैक्टिकलिटी पर, ऐसा नॉलेज जो तुरंत अप्लाई हो सके, ऐसे फ्रेमवर्क्स जो रोजमर्रा के डिसीजंस में काम आए और ऐसे एक्सरसाइजेस जो डेटा ड्रिवन रिजल्ट्स दें, सिर्फ थियरी नहीं। नमन ने भी यही अप्रोच अपनाई। उसके पास इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर नहीं था, तो उसने उसकी कमी पूरी की रिगरस हैबिट्स से, डेली रिव्यूज, वीकली मेट्रिक्स और मंथली एक्सपेरिमेंट्स। यही कंसिस्टेंट प्रैक्टिस धीरे धीरे उसे आगे बढ़ाती गई। अब आते हैं लॉन्ग टर्म लेसन्स और एथिक्स पर। कॉफमन बार बार एक बात दोहराते हैं, एथिक्स और रेप्यूटेशन मैटर करती है। शॉर्ट टर्म में चीटिंग या मिसलीडिंग टैक्टिक्स से शायद थोड़ा फायदा मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही चीज आपकी रेप्यूटेशन को नुकसान पहुंचाती है। नमन ने अपने बिजनेस को पूरी तरह ट्रांसपेरेंट रखा, क्लियर प्राइसिंग, ऑनेस्ट मार्केटिंग और रिस्पॉन्सिव कस्टमर सपोर्ट। इससे धीरे धीरे ट्रस्ट बना और वर्ड ऑफ माउथ ग्रोथ अपने आप होने लगी। कॉफमन भी यही कहते हैं कि सस्टेनेबल बिजनेस वही होता है जिसमें कस्टमर्स खुश हों, टीम मोटिवेटेड हो और ग्रोथ एथिकल तरीके से आए। ये लेसन सुनने में भले थोड़ा मॉरलिस्टिक लगे, लेकिन असल में ये पूरी तरह प्रैक्टिकल है, क्योंकि रेप्यूटेशन भी एक एसेट है और एसेट्स मेजरेबल होते हैं।
द पर्सनल MBA आपको डिग्री से ज़्यादा एक माइंडसेट देता है। लर्निंग बाय डूइंग, सिस्टम्स थिंकिंग, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच और डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन। जॉश कॉफमन की भाषा प्रैक्टिकल और इनकरेजिंग है। उनकी किताब बोझिल एकेडमिक लैंग्वेज नहीं बल्कि फील्ड टेस्टेड विजडम देती है। नमन जैसी आम आदमी की कहानी इस बात का सबूत है कि स्ट्रक्चर्ड लर्निंग प्लस डिलिबरेट प्रैक्टिस से आप वही रिजल्ट्स पा सकते हैं जो बहुत लोग महंगी डिग्री के साथ पाने की उम्मीद रखते हैं। बुक्समेल के दोस्तों, अगर आप इस समरी से एक छोटा सा एक्शन लेना चाहते हैं तो आज ही वह पहला कदम उठाइए। वैल्यू हाइपोथेसिस लिखिए और उसे किसी दोस्त को दिखाइए। उसे फीडबैक लीजिए और अगले 48 घंटे में एक टाइनी एक्सपेरिमेंट चलाइए। जितना जल्दी आप स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स करेंगे उतनी जल्दी आपकी लर्निंग तेज होगी। धन्यवाद कि आपने इतना लंबा और कीमती समय हमारे साथ बिताया। द पर्सनल MBA कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है। ये रातों रात आपकी ज़िंदगी नहीं बदल देती, लेकिन अगर आप सच में मेहनत करने का इरादा रखते हैं और स्मार्ट तरीके से एक्सपेरिमेंट्स करने को तैयार हैं तो यकीन मानिए ये किताब आपकी बेस्ट फ्रेंड बन सकती है। तो चलिए आज से ही अपनी पर्सनल MBA जर्नी शुरू करते हैं, स्मॉल स्टेप्स लेकिन बिग इम्पैक्ट के साथ। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो, कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे ही मीनिंगफुल बुक समरीज के लिए बुकस्मेल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं।